नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 में भाग 2 तक देखा। भाग 2 में आपने नर जनन तंत्र के बारे में आपने समझा कौन कौन से अंग नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आपने वृषण कोश और वृषण के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी, आपने उसके बारे में लिख भी लिया। तो वृषण के बाद मैंने बताया था आपको क्रमवत नर जनन तंत्र में आने वाले अंगों के नाम, जिसमें कौन कौन से थे? वृषण कोश, वृषण, वृषण जालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथि, सिस्ट। इसमें वृषण कोश बता दिया था, वृषण बता दिया था। अब तीसरा आता है वृषण जालक यानी रीड टेस्टिस। क्या होता है? तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा वृषण जालक यानी रीड टेस्टिस। वृषण जालक क्या होता है? तो ये पूरी संरचना आप जो देखते हैं, ये पूरी संरचना यही कहलाती है वृषण जालक। यही पूरी संरचना कहलाती है वृषण जालक यानी रीड टेस्टिस। होता क्या है? वृषणीय पिंडकों में क्या पाए जाते हैं? 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, इनका अगला भाग बहुत कुंडलित होता है। देखिए ये सब बहुत कुंडलित होता है, लेकिन जो अंतिम सिरा होता है वो एक सामान्य नली के रूप में सीधा नली निकल आता है। यहाँ से ये सीधा नली निकल के आता है। शुक्रजन नलिकाओं के अगले सिरे तो बहुत कुंडलित होते हैं, लेकिन इनका अंतिम सिरा अगर आप देखें तो अंतिम सिरा नलिकाओं के रूप में सीधे निकलकर एक जाल के रूप में उपस्थित नलिकाओं में खुलती हैं। ये जो आप देख रहे हैं वृषण जालक, ये क्या है? वृषण जालक नलिकाओं के अतिकुंडलित जाल हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वृषण जालक क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि नलिकाओं से बनी जाल, नलिकाओं से बनी जाल है। और इसी जाल में शुक्रजन नलिका खुलती है और सभी जितनी भी शुक्रजन नलिकाएं हैं उनका जो अंतिम शीर्ष है वो इन्हीं वृषण जालक में खुलता है, और यहीं से शुक्राणु आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? शुक्रवाहिका में, और शुक्रवाहिका से फिर पहुँचते हैं अधिवृषण में। समझ में आया? वृषण जालक क्या है? वृषण जालक नलिकाओं का एक जाल है। वृषण में उपस्थित शुक्रजन नलिकाओं का अगला शीर्ष तो अतिकुंडलित होता है, किंतु अंतिम भाग लगभग सीधा होता है। सभी शुक्रजन नलिकाओं के अंतिम सिरे नलिकाओं की बनी एक जाल में खुलती है। नलिकाओं की बनी एक जाल में खुलती हैं। नलिकाओं की बनी इस जाल को ही वृषण जालक कहते हैं। और इस वृषण जालक से लगभग 20 से 25 अति संवलित नलिकाएं निकलती हैं जो अधिवृषण में खुलती हैं। इन नलिकाओं को शुक्रवाहिका यानी वासा इफरेंसिया कहा जाता है। समझ में आया वृषण जालक क्या है? वृषण जालक नलिकाओं का एक जाल है जिसमें सभी शुक्रजन नलिकाओं के अंतिम सिरे खुलते हैं, और वृषण जालक से 20 से 25 नलिकाएं निकलती हैं जो अधिवृषण में खुलती हैं। उन नलिकाओं को शुक्रवाहिका कहते हैं। यानी जो शुक्राणु शुक्रजन नलिका में बनती है वो शुक्रजन नलिका से आगे बढ़ती हुई पहले कहाँ पहुँचती है? वृषण जालक में, और वृषण जालक से फिर कहाँ जाती है? शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका से फिर प्रवेश करती है अधिवृषण में। समझ में आया? बस तो इतना आप लिख डालिए पहले वृषण जालक के बारे में, रीड टेस्टिस के बारे में। लिखेंगे कि शुक्रजन नलिकाएं वृषण में बाहरी सतह से भीतरी सतह में मध्य तक फैली होती हैं। प्रत्येक शुक्रजन नलिकाओं का अगला भाग अतिकुंडलित होता है, किंतु अंतिम सिरा लगभग सीधा होता है। फिर आगे लिखेंगे सभी शुक्रजन नलिकाओं के अंतिम सिरे नलिकाओं से बनी एक जाल में खुलती है। नलिकाओं से बनी इसी जाल को वृषण जालक कहते हैं।
वृषणजालक से 20 से 25 अति संवलित यानी हाईली कॉन्वोल्यूटेड नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें अपवाहिका या शुक्रवाहिका वासा इफरेंसिया कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे वासा इफरेंसिया या शुक्रवाहिका आगे अधिवृषण में खुलती हैं। ठीक, तो ये हो गया अगला आपका अंग वृषणजालक। अब इसके बाद हमने आपको बताया था शुक्र वाहिका के बारे में, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शुक्र वाहिका यानी इफासा इफरेंसिया। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ये तो वैसे भी एक कनेक्टर के रूप में उपस्थित होता है, वास इफरेंस। इसमें क्या कह सकते हैं कि यह रोमाभि स्तंभी कोशिकाओं यानी सिलिएटेड कॉलोनर सेल की एकल उपकला से आश्रित नलिकाएं हैं। ठीक है, मतलब जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उन नलिकाओं में रोमाभि स्तंभी कोशिकाओं यानी उसके अंदर पश्चमाभिका पाई जाएगी, रोम पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा, साथ ही उसका जो आकार है वो स्तंभ के आकार यानी कॉलम शेप में होगा। उस आकार की और उस संरचना वाली कोशिकाओं की एक अस्तर से बनी नलिका होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 20 से 25 होती हैं, जो कहाँ से निकलती हैं? वृषण जालक से निकलती हैं और कहाँ में जाती हैं? अधिवृषण में। यानी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए वृषण जालक और अधिवृषण को जोड़ने वाली नली का नाम, तो ये अधिवृषण है, अधिवृषण और ये है वृषण जालक। तो अधिवृषण और वृषण जालक को जोड़ने वाली नली का नाम क्या है? शुक्रवाहिका। यही तो हुई। तो आप इसके बारे में लिखेंगे शुक्रवाहिका यानी वासा इफरेंसिया के बारे में कि यह रोमाभि स्तंभी कोशिकाओं यानी सिलिएटेड कॉलोनर सेल्स की एकल उपकला से आश्रित नलिका है। इनकी संख्या लगभग 20 से 25 पाई जाती है, जो वृषण जालक से निकलकर अधिवृषण में खुलती हैं। बस अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अधिवृषण के बारे में। ये है अधिवृषण। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। पहले इनके बारे में समझेंगे कि अधिवृषण की संरचना कैसी होती है और कितनी लंबाई होती है। तो बहुत लंबी संरचना है। अधिवृषण यकीन ना होगा आपको लगभग 6 मीटर लंबी होती है। 6 मीटर का मतलब होता है लगभग 20 फीट लंबी होती है। अब सोच लो, इतनी लंबी नली और इतना कुंडलित होकर इतने छोटे से वृषण के पास स्थित होती है। अब सोचिए कितनी पतली होगी तब इतनी लंबी है। तो अधिवृषण की जो नली है वो पतली और लगभग 6 मीटर लंबी या 20 फीट लंबी नली अति कुंडलित होती है। हाईली कंडेंस्ड, देख रहे हैं ये सब आपको जो दिखाया जा रहा है ये सब कंडेंस रूप है, कुंडलित रूप है। नली तो ऐसे सीधा बनाया जा सकता है ना, लेकिन क्यों ऐसे ऐसे घुमा कर दिखाया गया? क्योंकि दिखाया जाता है कि ये नली एक सीधी नली के रूप में नहीं होती, उसी में उलझी होती हैं, एक कुंडलित बनाई हुए होती हैं। तो एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी होती हैं। और लेकिन आप अगर अपने शरीर में देखेंगे तो ये 6 मीटर लंबी फैली नहीं होती। क्या होती हैं? अति कुंडलित होती हैं। और अति कुंडलित होकर सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर की संरचना बनाती हैं। यानी यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर
लंबी एक कॉमाकार, यानी कॉमा के शेप में, देखिए ये कॉमा के शेप में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कॉमाकार संरचना बनाती हैं, ठीक है। तो याद करिए कि अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी पतली नलिका है जो अति कुंडलित होकर कॉमाकार आकार की 4 सेंटीमीटर की संरचना बनाती है और वृषण से जुड़ी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। अब आपको नाम याद करने हैं पहले। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। ये जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग को कहते हैं कैपट एपिडिडाइमिस, कैपट एपिडिडाइमिस, CAPUT, कैपस एपिडिडाइमिस। जो मध्य का भाग होता है उसे हम कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो अंतिम सिरा होता है इसे कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। नाम याद करिए। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। शीर्ष भाग कैपट एपिडिडाइमिस कहलाता है, मध्य भाग कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहलाता है। और यही कॉर्डा एपिडिडाइमिस आगे बढ़कर इस नली को बनाता है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। इस कॉर्डा एपिडिडाइमिस को आप अगर देखें तो इस कॉर्डा एपिडिडाइमिस से एक पेशीय तंतु निकलती है जो वृषण कोश से जुड़ी होती है। कॉर्डा एपिडिडाइमिस से एक पेशीय तंतु निकलती है जो वृषण कोश से जुड़ी होती है, और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो वृषण है वो इस पेशी तंतु द्वारा वृषण कोश से जुड़ा होता है। इस पेशी तंतु को हम कहते हैं प्रानिदेशक, इंग्लिश में इसे कहते हैं गुबरनैकुलम, गुबरनैकुलम, गोबर मत कह दीजिएगा, गुबरनैकुलम है, ठीक है। क्या क्या जाना आपने अधिवृषण के बारे में? कि अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी एक नली है जो अति कुंडलित होकर एक पतली सी छोटी सी संरचना बनाती है लगभग 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। शीर्ष भाग कैपट एपिडिडाइमिस, मध्य भाग कार्पस एपिडिडाइमिस और अंतिम सिरा कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहलाता है। कॉर्डा एपिडिडाइमिस से पेशीय तंतु निकलते हैं जो वृषण को वृषण कोश से जोड़ते हैं, और इस तंतु को हम प्रानिदेशक यानी गुबरनैकुलम कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए वृषण कोश से किस पेशी तंतु द्वारा जुड़ा होता है? तो क्या बताएंगे? गुबरनैकुलम पेशी तंतु से जुड़ा होता है। और यहाँ पर कैपट एपिडिडाइमिस को हम ग्लोबस मेजर भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। इन्हें हम ग्लोबस मेजर भी कहते हैं और इन्हें ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। नोट कर डालिए, हेडिंग डालेंगे अधिवृषण और इसमें लिखेंगे कि अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी या 20 फीट लंबी पतली कुंडलित नलिका है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी एक कॉमाकार संरचना बनाते हैं। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। शीर्ष भाग कैपट एपिडिडाइमिस या ग्लोबस मेजर कहलाता है, मध्य भाग कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है तथा अंतिम सिरा कॉर्डा एपिडिडाइमिस या ग्लोबस माइनर कहलाता है। फिर आगे आप लिखेंगे कि कॉर्डा एपिडिडाइमिस से एक पेशीय तंतु
वृषण कोश के माध्यम से जुड़ी होती हैं। इस पेशी तंतु को प्राणनिदेशक या गुबरनैकुलम कहते हैं। फिर लिखेंगे कि वृषण कोश से प्राणनिदेशक यानी गुबरनैकुलम के माध्यम से जुड़ा होता है। अब अधिवृषण का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अधिवृषण का कार्य, क्योंकि इतनी लंबी नली है तो इसमें ही जाकर जो शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु यहीं पर इकट्ठा होते हैं, संग्रह होते हैं। यानी अधिवृषण शुक्राणुओं के संग्रह करने का कार्य करता है, साथ ही साथ उसे पोषण प्रदान करता है और इस शुक्राणु को बाहर निकालने के लिए क्रमाकुंचन गति भी पैदा करता है। तो आप लिखेंगे कि अधिवृषण स्खलन से पूर्व, स्खलन का मतलब होता है इजैकुलेशन, यानी शुक्राणु के बाहर आने से पहले। तो आप लिखेंगे कि अधिवृषण स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं का संग्रह करता है, उनके परिपक्वन हेतु, परिपक्वन मतलब उसके ग्रोथ वृद्धि के लिए, परिपक्व होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, पूरी तरीके से सक्रिय होने के लिए। तो आप लिखेंगे कि उसके परिपक्वन हेतु पोषण प्रदान करता है। फिर आगे लिखेंगे तथा इसके साथ ही क्रमाकुंचन गति द्वारा स्खलन के समय शुक्राणु को बाहर धकेलता है। बस ये था अधिवृषण के बारे में। अब अधिवृषण का ही जो कॉडा एपिडिडाइमस है, कॉडा एपिडिडाइमस यही आगे बढ़ता है और वृषण के पीछे के रास्ते से एक नली के रूप में यहाँ निकलता है और इसी नली को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी यानी वासा डिफरेंसिया या वासा डिफरेंस। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी यानी वासा डिफरेंसिया और वास डिफरेंस। तो शुक्रवाहिनी यानी वासा डिफरेंसिया क्या है, तो ये जो कॉडा एपिडिडाइमस है यही आगे कंटिन्यू होता है और इसी को ही हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। यानी कॉडा एपिडिडाइमस आगे बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, उसी को हम शुक्रवाहिनी कहने लगते हैं आगे। तो शुक्रवाहिनी इनकी लंबाई लगभग होती है 40 से 45 सेंटीमीटर और चूंकि ये वृषण से आती हैं यानी वृषण से निकलती हैं और कहाँ, उदर गुहा में प्रवेश करती हैं। उदर गुहा में प्रवेश करती हैं और मूत्राशय के बस पीछे साइड से ऊपर से आती हैं और कहाँ खुलती हैं, शुक्राशय में। शुक्राशय में शुक्राशयी नलिका से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती हैं। यानी ये जो शुक्रवाहिनी है वृषण से निकलती हैं और मूत्राशय के पश्च भाग से होते हुए शुक्राशय की शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्र मार्ग में खुलती हैं। ये नली शुक्रवाहिनी ये शुरुआत में इसके पीछे तो कुंडलित होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं सीधी हो जाती हैं, उदर गुहा में प्रवेश करती हैं तो सीधी हो जाती हैं। बस इतना पॉइंट इसके बारे में। तो लिखेंगे शुक्रवाहिनी के बारे में ऐसे लिखेंगे कि कॉडा एपिडिडाइमस ही शुक्रवाहिनी के रूप में सतत होता है। सतत मतलब कंटिन्यू होता है। तो लिखेंगे कॉडा एपिडिडाइमस ही शुक्रवाहिनी के रूप में सतत होता है। शुक्रवाहिनी की लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। शुक्रवाहिनी पहले तो अति कुंडलित होती हैं, पर अति नहीं लिखेंगे, सिर्फ कुंडलित लिखेंगे। पहले तो कुंडलित होती हैं, लेकिन इसके बाद उदर गुहा में प्रवेश के समय ये लगभग सीधी हो जाती हैं और मूत्राशय के पश्च सतह से ऊपर से शुक्राशय के शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्र मार्ग में खुलती हैं। ठीक है, बस अब इसके बाद आता है शुक्रवाहिनी के पश्चात आता है शुक्राशय। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय के बारे में समझते हैं। शुक्राशय भी दो होती हैं। ये नर जनन ग्रंथि हैं,
शुक्राशय क्या है? जनन ग्रंथि हैं। इनसे एक क्षारीय शुक्रिय द्रव्य का स्राव होता है। अगर आप इनका लोकेशन देखें, शुक्राशय कहाँ पर स्थित होती हैं, तो शुक्राशय मूत्राशय के पीछे होती हैं। यहाँ पर हम आगे बना दिए हैं ना, लेकिन ये मूत्राशय के पीछे स्थित होती हैं, यानी कह सकते हैं मूत्राशय और मलाशय के मध्य में स्थित होती हैं। शुक्राशय कहाँ स्थित होती हैं? मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होती हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये जनन ग्रंथि हैं, जनन ग्रंथि हैं। इससे एक क्षारीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो बताने जा रहे हैं, इसको तुरंत याद करेंगे कि शुक्राशय से क्षारीय शुक्रिय तरल या प्रद्रव्य भी कहते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, शुक्रिय तरल कहिए या इसे शुक्रिय प्रद्रव्य कहिए, बात एक ही है। तो सब जगह शुक्रिय प्रद्रव्य ही लिखा होता है। क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा का स्राव करती हैं। याद करिए, शुक्राशय एक क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा का स्राव करती हैं, जो वीर्य का यानी सीमेन का अधिकांश भाग बनाता है। अधिकांश भाग, लगभग 80% भाग यही होता है, शुक्रिय प्रद्रव्य बनाता है। और इस शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? याद करिए, ये भी खूब पूछा जाता है कि शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो शुक्रिय प्रद्रव्य में जो सबसे मुख्य है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज हमारी बॉडी में और कहीं पर भी नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ये वीर्य में बन पाया जाता है, और वो भी महिलाओं में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। महिलाओं यानी स्त्री में फ्रक्टोज कहीं पर भी उपस्थित नहीं होता। तो फ्रक्टोज पाया जाता है जो कि एक डाइसेक्राइड है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ सिट्रेट पाया जाता है, आइनोसिटोल पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाता है, सेमिनोजेलिन पाया जाता है, सेमिनोजेलिन जो वीर्य को गाढ़ा करता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इतनी चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं शुक्रिय प्रद्रव्य में। याद करिए, क्योंकि ये खूब पूछा जाता है कि शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव कौन करता है। तो शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव शुक्राशय करता है। इस शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में फ्रक्टोज, प्रोटीन, सिट्रेट, आइनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेलिन, कैल्शियम कार्बोनेट आदि पाए जाते हैं। और यही सेमिनल प्लाज्मा ही वीर्य का यानी सीमेन का सबसे अधिकांश भाग यानी 90% भाग बनाता है, 80%। और 20% में शुक्राणु वगैरह होते हैं। सबसे ज़्यादा भाग वीर्य का कौन बनाता है? क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य। इसमें फ्रक्टोज उपस्थित होता है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कार्य होता है मादा जनन ग्रंथियों में विपरीत क्रमाकुंचन गति को बनाना। यानी मादा जनन ग्रंथि में जब विपरीत क्रमाकुंचन होगा तो इससे वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु हैं वो उल्टी दिशा में यानी फैलोपियन ट्यूब की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होती हैं वो मादा की जनन ग्रंथि में विपरीत क्रमाकुंचन गति को पैदा करती हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक आसानी से पहुंच सके और उनका संलयन हो सके। तो
शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक जनन ग्रंथि है, याद करिए। शुक्राशय क्या है? शुक्राशय दो होती हैं, शुक्राशय एक जनन ग्रंथि है और इन शुक्राशय से शुक्रिय प्रद्रव्य, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव होता है और ये क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य वीर्य का अधिकांश भाग, लगभग 80% भाग बनाते हैं। और इस क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं? याद करिए, फ्रक्टोज, प्रोटीन, सिट्रेट, आइनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेमिनोजेलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब पूछे गए हैं हर एग्जाम में कि फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है बॉडी में। तो एक ही जगह है जहाँ पर फ्रक्टोज पाया जाता है, वो है वीर्य। और मैं आपको बता दूं कि जो रेप केसेस होते हैं उसमें कन्फर्मेशन इसी से होता है, क्योंकि बॉडी में फ्रक्टोज और कहीं पर भी नहीं पाया जाता। तो फीमेल बॉडी में जो चेक होता है रेप केस में, वो ये देखा जाता है कि फ्रक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं। अगर फ्रक्टोज की प्रेजेंस है, अगर उसकी उपस्थिति है, तो रेप केस कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि फ्रक्टोज बॉडी में और कहीं पर भी नहीं बनता, स्त्री में तो बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है, सिर्फ पुरुषों में बनता है, वीर्य में बस। तो आप हेडिंग डालेंगे शुक्राशय और सेमिनल वेसिकल के बारे में आप लिखेंगे कि यह एक नर जनन ग्रंथि है जो मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होती है। इससे एक क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा का स्राव होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग, लगभग 80% भाग बनाता है। इस क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में फ्रक्टोज, प्रोटीन, सिट्रेट, आइनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेमिनोजेलिन, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें उपस्थित फ्रक्टोज शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स शुक्राणु व अंडाणु के संलयन के लिए मादा जनन पथ में विपरीत क्रमाकुंचन गति पैदा करता है। बस ये हो गया शुक्राशय। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा स्टार बना के कि शुक्रिय प्रद्रव्य का कार्य क्या है। तो शुक्रिय प्रद्रव्य का प्रमुख कार्य है शुक्राणु को जीवित व गतिशील बनाए रखना। ठीक, स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए कि शुक्रिय प्रद्रव्य का कार्य, प्रमुख कार्य शुक्राणु को जीवित रखना एवं उसे गतिशील बनाए रखना। बस अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे स्खलन वाहिनियाँ। चूंकि यहाँ पर स्खलन वाहिनी हम बना नहीं सके हैं तो आप एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट स्खलन वाहिनियाँ यानी इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्खलन वाहिनी क्या होती है? तो जो शुक्राशय से वाहिनी निकलती है वो इस शुक्र वाहिनी से मिलकर एक नली बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी। यानी शुक्राशय की नली और शुक्रवाहिनी की नली आपस में मिलकर एक नली बनाती हैं, उसी नली को हम स्खलन वाहिनी कहते हैं जो मूत्र मार्ग में खुलती है। तो आप लिखेंगे कि शुक्राशय से अनेक छोटी वाहिनियां निकलकर अपने ओर के शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर मूत्र मार्ग में प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए, ऐसे लिखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती हैं, इन्हें स्खलन वाहिनियाँ कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है मूत्र मार्ग। आइए समझते हैं। नेक्स्ट मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा भाग क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग कहलाता है। तो मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर एक मूत्र जनन नलिका बनाती है। मूत्र मार्ग के बारे में क्या है कि यह मूत्राशय से निकलकर, यह है मूत्राशय, इसी मूत्राशय से निकलती है, मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन पथ यानी यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनाती है।
जो मूत्राशय मुख द्वारा, ये है मूत्राशय मुख, मूत्राशय मुख द्वारा शिश्न के शीर्ष पर, शिश्न के शीर्ष पर बाहर की ओर खुलती है। जो मूत्राशय मुख द्वारा शिश्न के शीर्ष पर बाहर की ओर खुलती है। ठीक है, मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनियों से मिलकर मूत्र जनन पथ, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा रास्ता मूत्र जनन पथ कहलाता है। तो लिखेंगे, याद करेंगे कि मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन पथ यानी यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनाती हैं, जो मूत्राशय मुख द्वारा शिश्न के शीर्ष पर बाहर की ओर खुलती हैं। और इसी रास्ते यानी मूत्र मार्ग द्वारा ही मूत्र भी बाहर आता है, शुक्राणु भी बाहर आता है, शुक्राशय से निकला हुआ शुक्रीय प्रद्रव्य भी बाहर आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ स्राव भी आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से भी निकला हुआ स्राव इसी रास्ते आते हैं। यानी मूत्र मार्ग के रास्ते, इसी मूत्र मार्ग के रास्ते सब जितने भी मटेरियल आते हैं वो बाहर आते हैं। तो आप इसके बारे में लिखेंगे मूत्र मार्ग के बारे में कि यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन पथ या नलिका यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनाती है, जो मूत्राशय मुख द्वारा शिश्न के शीर्ष पर बाहर की ओर खुलती है। फिर आगे लिखेंगे कि मूत्र मार्ग द्वारा ही मूत्र शुक्राणु शुक्रीय प्रद्रव्य जो कहाँ से निकलता है? शुक्राशय से, शुक्रीय प्रद्रव्य प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के स्राव बाहर आते हैं। अब मूत्र मार्ग के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो मूत्र मार्ग का यह भाग कहलाता है प्रोस्टैटिक मूत्र मार्ग, प्रोस्टैटिक मूत्र मार्ग, इंग्लिश में प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इस भाग को कहते हैं झिल्ली में मूत्र मार्ग यानी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इस भाग को कहते हैं शिश्नीय या स्पंजी मूत्र मार्ग यानी पेनाइल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग कहाँ पर स्थित होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के निकट स्थित होता है, और इसी प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में ही दोनों स्खलन वाहिनियां आकर खुलती हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि स्खलन वाहिनियां मूत्र मार्ग के किस भाग में खुलती हैं? तो स्खलन वाहिनियां मूत्र मार्ग के प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में खुलती हैं। फिर झिल्ली में मूत्र मार्ग शिश्न यानी ये जो भाग है शिश्न और प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य का भाग कहलाता है झिल्ली में मूत्र मार्ग यानी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और बल्बो यूरेथ्रल से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी वाहिनियां कहाँ खुलती हैं? झिल्ली में मूत्र मार्ग में। ठीक है, और फिर शिश्नीय या स्पंजी मूत्र मार्ग जो शिश्न के निकट होता है और वो बाहर की तरफ खुलता है। आप लिखेंगे कि मूत्र मार्ग के निम्न 3 भाग होते हैं। आप पहला हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग यानी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसमें लिखेंगे कि यह मूत्र मार्ग का शीर्ष भाग है जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि के निकट होता है, और इसी भाग में दोनों स्खलन वाहिनियाँ खुलती हैं। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग झिल्ली में मूत्र मार्ग, और इसमें लिखेंगे कि यह शिश्न और प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य का भाग है, और झिल्ली में मूत्र मार्ग में ही बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों से निकली छोटी छोटी अनेक वाहिनियाँ खुलती हैं। फिर आगे
नेक्स्ट हेडिंग शिश्नीय या स्पंजी मूत्रमार्ग में लिखेंगे कि यह शीर्ष पर शिश्न के पर उपस्थित छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। बस ये था मूत्रमार्ग के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि और पहले इनके बारे में याद करेंगे कुछ पॉइंट, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक तरल का स्राव होता है। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, शुक्राशय से भी एक तरल का स्राव होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि से भी तरल का स्राव होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि से भी तरल का स्राव होता है। ये सब खूब पूछे जाते हैं। शुक्राशय से जो तरल का स्राव होता है वो बता दिया, शुक्रीय प्रद्रव्य, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक तरल का स्राव होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि और इसके बारे में समझेंगे कुछ पॉइंट और फिर लिखेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि, इनका रंग भूरा होता है, यानी ये भूरे रंग की होती है और इनका आकार लगभग अखरोट के आकार की होती है। यानी हम कह सकते हैं यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की होती हैं, अखरोट के आकार की होती हैं और मूत्राशय के नीचे उपस्थित होती हैं, मूत्राशय के नीचे उपस्थित होती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि कई पिंडों में बटी होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि अनेक पिंडों में बटी होती है, पिंडों में यानी लॉब्यूल में बटी होती है। प्रत्येक पिंड से छोटी नलिकाएं निकलकर कहाँ खुलती हैं? मूत्रमार्ग में, मूत्रमार्ग में खुलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, इससे जलीय दूधिया तरल का स्राव होता है, यानी दूध के रंग का तरल स्राव होता है। दूध जलीय दूधिया तरल स्रावित होता है। और इसका कार्य क्या है? जलीय दूधिया तरल जो है वो मूत्र मार्ग में, यानी यहाँ पर मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता यानी एसिडिटी को निष्प्रभावित करता है, जिससे शुक्राणु पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मूत्र के अम्ल का कोई इफेक्ट शुक्राणु पर ना पड़े, इसलिए शुक्राणु में यानी वीर्य में ये जलीय दूधिया तरल उपस्थित होता है। और ये समस्त वीर्य का लगभग 20% भाग बनाता है। समस्त वीर्य का लगभग 20% भाग बनाता है। वीर्य में ही शुक्राणु होते हैं, वीर्य में ही प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, शुक्राशय का स्राव, बल्बोयूरेथ्रल का स्राव सब मिक्स होते हैं। हालांकि बल्बोयूरेथ्रल का स्राव वीर्य में मिक्स नहीं होता, उससे पहले ही बल्बोयूरेथ्रल का स्राव होता है, जो सिर्फ चिकनाहट यानी स्नेहन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। याद करिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि भूरे रंग की अखरोट के समान ग्रंथि है, अनेक पिंडों में विभाजित होती है, इससे अनेक नलिकाएं निकलकर मूत्रमार्ग में खुलती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक जलीय दूधिया तरल स्रावित होता है। यह जलीय दूधिया तरल क्या करता है? मूत्रमार्ग में मूत्र जो निकलता है उससे उत्पन्न अम्लीयता को निष्प्रभावी करता है। ठीक। और जलीय दूधिया तरल में जो शुक्राणु होते हैं वे गतिशील होते हैं और सक्रिय होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलीय दूधिया तरल शुक्राणु के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु उसमें गतिशील रहता है, सक्रिय रहता है। बस तो इतना पॉइंट आप लिखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। कुछ छूट तो नहीं रहा? प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव, हाँ, जलीय दूधिया तरल में कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, उनको भी याद रखेंगे। जैसे आपने शुक्रिय प्रद्रव्य में पढ़ा था ना कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वैसे जलीय दूधिया तरल में भी क्या क्या पाया जाता है? इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, सिट्रेट, कई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम
कौन कौन से, जैसे पेप्सिनोजन, कॉमा एमाइलेज, कॉमा लाइसोजाइम, कॉमा हाइलुरोनिडेज एंजाइम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, याद करिए कि जलीय दूधिया तरल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जलीय दूधिया तरल वीर्य का लगभग 20% भाग बनाता है, या इसमें कैल्शियम फास्फेट सिट्रेट, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइसोजाइम, हाइलुरोनिडेज आदि पाए जाते हैं। जलीय दूधिया तरल का कार्य क्या है, तो यह मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को निष्प्रभावी करता है, और दूसरा जलीय दूधिया तरल में शुक्राणु गतिशील और सक्रिय बने रहते हैं। ठीक है, बस इतना पॉइंट आपको लिखना है। हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि और लिखेंगे कि यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो अनेक पिंडों में बटी होती है। प्रत्येक पिंड से अपनी नलिकाएं निकलकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं। फिर आगे लिखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि से जलीय दूधिया तरल का स्राव होता है जो मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को निष्प्रभावी करता है। लिखेंगे इस दूधिया तरल में कैल्शियम फास्फेट सिट्रेट, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइसोजाइम, हाइलुरोनिडेज आदि पाए जाते हैं। यह दूधिया तरल वीर्य का लगभग 20% भाग बनाता है, और यह तरल इस तरल में शुक्राणु गतिशील होते हैं अर्थात सक्रिय होते हैं। बस ये था आपका प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हेडिंग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या इसे क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, काउपर ग्रंथि। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ स्थित होती है। इसका रंग होता है पीला, बल्ब के समान संरचना और पीले रंग की होती है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पीले रंग की स्थित ग्रंथि है। इससे भी एक तरल का स्राव होता है। याद रखेंगे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से एक क्षारीय श्लेष्मयुक्त, श्लेष्मयुक्त का मतलब क्या होता है, म्यूकस जिसमें हो, म्यूकस, श्लेष्मयुक्त द्रव का स्राव होता है। स्खलन से शुक्राणु के स्खलन से पूर्व बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से ही श्लेष्मयुक्त का स्राव होता है, और ये जो श्लेष्मयुक्त द्रव है वो इस मूत्र मार्ग में उपस्थित मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को समाप्त करता है, साथ ही साथ इस रास्ते को चिकना बनाता है, और साथ ही साथ मैथुन के समय यानी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मादा के जनन पथ को ये चिकना बनाता है। ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ये खूब पूछा जाता है कि कौन से श्लेष्मयुक्त स्राव, ऐसे पूछा जाता है कि श्लेष्मयुक्त स्राव जो स्नेहन यानी लुब्रिकेशन का मतलब होता है लुब्रिकेट करना, किसी चीज़ को चिकना बनाना, यानी उस पर घर्षण कम हो। तो पूछा जाता है कि श्लेष्मयुक्त द्रव जो स्नेहन के लिए जिम्मेदार होता है कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, बल्बो यूरेथ्रल। यानी ड्यूरिंग द क्वाइटस और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लुब्रिकेट कौन करता है, तो बल्बो यूरेथ्रल से सिक्रीट होने वाला लिक्विड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डालेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि, इसमें लिखेंगे कि यह मूत्र मार्ग के दोनों तरफ उपस्थित पीले रंग की ग्रंथि है, और इससे एक क्षारीय श्लेष्मयुक्त द्रव का स्राव होता है जो मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को समाप्त करता है तथा मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। फिर आगे लिखेंगे मैथुन यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यह मादा जनन पथ को भी स्नेहिन या चिकना बनाता है। आखिरी भाग आता है शिश्न। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, शिश्न। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शिश्न या
पेनिस। शिश्न क्या है? तो शिश्न नर का मैथुनांग है, यानी ऐसा अंग जो मैथुन के समय ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकॉर्स यूज होता है, और इसी के माध्यम से वीर्य में उपस्थित शुक्राणु को मादा के जननपथ में पहुंचाया जाता है। यानी शिश्न क्या है? शिश्न एक ऊर्ध्वशील मैथुनांग, जिसे हम इरेक्टाइल कपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, या इरेक्टाइल कपुलेटरी ऑर्गन, यानी इरेक्टाइल कपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो शिश्न क्या है? शिश्न एक ऊर्ध्वशील मैथुनांग है या इरेक्टाइल कपुलेटरी ऑर्गन है, जो एक लंबे सॉफ्ट का बना होता है। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये लंबे सॉफ्ट का बना होता है, जो आगे की तरफ फैलकर एक उभरा हुआ शीर्ष बनाता है। इस उभरे हुए शीर्ष को हम शिश्न मुंड कहते हैं। शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस शिश्न मुंड पर एक त्वचा की एक पतली सी परत होती है, त्वचा की एक ऐसी पतली परत होती है जो सिकुड़ सकती है। यानी शिश्न मुंड पर एक सिकुड़ने योग्य त्वचा की पतली परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रीप्यूस या शिश्नाग्र छद कहते हैं। शिश्नाग्र छद, यानी इंग्लिश में भी इसे प्रीप्यूस और फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन, ठीक है, याद करिए। शिश्न क्या है? शिश्न मैथुनांग है या इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो एक सॉफ्ट का बना होता है, जो आगे शीर्ष पर फैलकर एक उभरा हुआ भाग बनाता है, जिसे शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस एक सिकुड़ने योग्य यानी जो सिकुड़ सकता है, आगे पीछे की तरफ सिकुड़ सकता है, यानी रिट्रैक्टेबल सिकुड़ने योग्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। उस त्वचा को क्या कहते हैं? उस त्वचा को प्रीप्यूस या शिश्नाग्र छद यानी प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन। पूरा शिश्न अगर आप देखें तो शिश्न के अंदर एक 3 ऊतक, सघन संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। यानी शिश्न के त्वचा के नीचे इसको दृढ़ बनाने के लिए, शिश्न के त्वचा के नीचे दृढ़ बनाने योग्य 3 स्तंभाकार ऊतक पाए जाते हैं। शिश्न में त्वचा के नीचे इसे दृढ़ बनाने योग्य 3 स्तंभाकार ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से 2 होते हैं ये कार्पोरा केवर्नोसा, एक इधर ये पूरी की पूरी ऊतक क्या कहलाती है? कार्पोरा केवर्नोसा। ये काला वाला जो संरचना देख रहे हैं, ये काला वाला क्या कहलाता है? कार्पोरा केवर्नोसा। ये 2 होते हैं संख्या में, और एक सिंगल होता है ये रेड कलर से। आप फिगर यहाँ पर तो आप सही तरीके से नहीं देख पा रहे हो, आपको लग रहा है 2 है, लेकिन 2 नहीं है, ये आगे पीछे पूरा गोल नली है, एक ही नली है, तो एक ही नली है, यानी ये कार्पस स्पंजियोसम बनाता है। यानी याद करेंगे कि शिश्न के त्वचा के नीचे इसे दृढ़ बनाने योग्य 3 स्तंभाकार ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से 2 पृष्ठीय यानी बाहर की तरफ पृष्ठीय बेलनाकार कार्पोरा केवर्नोसा तथा एक अधरीय कार्पस स्पंजियोसम। बेलनाकार कार्पस स्पंजियोसम दोनों बेलनाकार होते हैं, कार्पोरा केवर्नोसा भी और
कार्पस स्पंजियोशम दोनों बेलनाकार होते हैं। तो आप याद करेंगे कि शिश्न में त्वचा के नीचे इसे दृढ़ बनाने योग्य 3 बेलनाकार ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से 2 पृष्ठीय कार्पोरा केवर्नोसा और 1 कार्पस स्पंजियोशम होता है। ठीक, कार्पोरा केवर्नोसा शिश्न में बाहर की तरफ होता है, यानी कार्पोरा केवर्नोसा शिश्न के बाहर तरफ होता है और इस पे एक त्वचा की एक परत होती है जिसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ये हो गया। शिश्न के माध्यम से, शिश्न का कार्य क्या है? शिश्न एक मैथुनांग है और शिश्न के माध्यम से मूत्र और वीर्य दोनों शरीर के बाहर लाए जाते हैं। बस ये हो गया शिश्न के बारे में। आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि शिश्न एक ऊर्ध्वशील मैथुनांग या इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो एक लंबे सॉफ्ट का बना होता है। यह सॉफ्ट फैलकर आगे शीर्ष पर एक उभरा हुआ भाग बनाती हैं जिसे शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहते हैं। शिश्न मुंड एक सिकुड़ने योग्य त्वचा की पतली परत द्वारा घिरा होता है जिसे प्रीप्यूस या शिश्नाग्र छद यानी प्रोप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। फिर लिखेंगे कि शिश्न के त्वचा के अंदर भीतर दृढ़ होने योग्य 3 स्तंभाकार ऊतक पाए जाते हैं। इनमें से 2 पृष्ठीय बेलनाकार कार्पोरा केवर्नोसा तथा 1 अधरीय बेलनाकार कार्पस स्पंजियोशम होता है। फिर आगे लिखेंगे कार्पोरा केवर्नोसा व मूत्र मार्ग एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। लास्ट लाइन लिखेंगे कि मूत्र एवं वीर्य दोनों ही शिश्न के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। बस ये हो गया संपूर्ण बातें नर जनन तंत्रों के बारे में। नर जनन तंत्र में जितने भी अंग आते हैं संपूर्ण आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से वे अंग हैं जो ग्रंथियाँ हैं। तो याद करेंगे शुक्राशय ग्रंथि है क्योंकि इससे एक तरल का स्राव होता है, शुक्रिय तरल। प्रोस्टेट ग्रंथि है, बल्बोयूथ्रल या काउपर ग्रंथि है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। अब लास्ट आता है टॉपिक वीर्य क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे वीर्य यानी सीमेन। तो वीर्य क्या होता है? वीर्य में शुक्राणु होते हैं, कॉमा शुक्राशय से निकला हुआ शुक्रिय प्रद्रव्य होता है, कॉमा प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ प्रोस्टेट स्राव होता है। ये सभी मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। मैथुन के समय यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स शिश्न के माध्यम से जो दूधिया रंग का सफ़ेद द्रव निकलता है वही वीर्य है। उस वीर्य में शुक्राणु, शुक्रिय प्रद्रव्य, प्रोस्टेट स्राव आदि होते हैं। इसका पीएच पूछा जा सकता है, वीर्य का पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच 7.3 to 7.5 होता है। शिश्न से वीर्य का बाहर निकलना स्खलन कहलाता है। स्खलन यानी इजैकुलेशन। याद करिए वीर्य क्या है? वीर्य एक ऐसा तरल है जो मैथुन के समय शिश्न के रास्ते शरीर से बाहर आता है या एक दूधिया रंग का तरल है। इसमें शुक्राणु, शुक्रिय प्रद्रव्य, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि पाए जाते हैं। शिश्न वीर्य का पीएच 7.3 to 7.5 होता है। शिश्न से वीर्य का निकलना स्खलन यानी इजैकुलेशन कहलाता है। आपने समझा कि शिश्न के माध्यम से वीर्य का बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्खलन कहलाता है यानी इजैकुलेशन। तो प्रत्येक स्खलन में कितनी मात्रा में वीर्य बाहर आता है? प्रत्येक स्खलन में 3 से 3.5 मिलीलीटर यानी ml वीर्य बाहर आता है। और उसमें अगर आप देखें इसमें शुक्राणुओं की मात्रा कितनी होती है? तो शुक्राणुओं की मात्रा
लगभग 50 से 150 मिलियन प्रति मिलीलीटर होता है। याद करिए कि एक स्खलन में वीर्य कितना निकलता है, 3 से 3.5 ml, और प्रत्येक स्खलन में शुक्राणुओं की जो मात्रा होती है वो लगभग 50 से 150 मिलियन प्रति ml होती है। अगर 3 से 3.5 ml अगर देखें तो उसमें लगभग 250 से 500 मिलियन शुक्राणु होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक स्खलन में कितने शुक्राणु बाहर आते हैं, तो 250 से 500 मिलियन, यानी 20 से 25 करोड़ शुक्राणु बाहर आते हैं एक स्खलन में। 20 से 25 करोड़ मायने रखता है, 20 से 25 करोड़ शुक्राणु बाहर आते हैं और उनमें से कोई एक शुक्राणु जाकर अंडाणु से निषेचन करता है और संतान बनाता है। तो स्खलन में, प्रत्येक स्खलन में 3 से 3.5 ml वीर्य होता है और उसमें शुक्राणुओं की मात्रा 1 ml में लगभग 50 से 150 मिलियन होती है। अगर 3 से 3.5 ml देखें तो उसमें कुल 250 से 500 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। बस आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वीर्य के बारे में, शुक्राणु, शुक्रिय प्रद्रव्य, प्रोस्टेट स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। आगे आप लिखेंगे, मैथुन के समय शिश्न के शीर्ष पर उपस्थित मूत्रजनन छिद्र द्वारा जो दूधिया रंग का तरल निकलता है वही वीर्य है। वीर्य का शिश्न से बाहर आना स्खलन यानी इजैकुलेशन कहलाता है। वीर्य का पीएच लगभग 7.3 to 7.5 होता है। आगे लिखेंगे, प्रत्येक स्खलन में वीर्य की मात्रा 3 से 3.5 मिलीलीटर या ml होता है। इसमें शुक्राणुओं की मात्रा लगभग 50 से 150 मिलियन प्रति ml या प्रत्येक स्खलन में 250 से 500 मिलियन शुक्राणु बाहर आते हैं। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। समस्त हो गया नरजनन तंत्र के बारे में, नरजनन तंत्र के से संबंधित सभी अंगों के बारे में, वीर्य के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं उन्हें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम युग्मक जनन की प्रक्रिया को देखेंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही और आगे जो भी टॉपिक होगा वो आपको जल्दी से बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।